पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए डिविडेंड सीरीज़ का पहला शेयर लेकर आए हैं। इस पर बात करने से पहले सियासी सूरत हाल पर हल्की सी बात करते हैं। हम तो स्टॉक डेटा एनालिस्ट हैं। कुछ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का तज्जिया ये था कि अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाती तो मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाती, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को नून लीग का दौर पसंद है। अगर नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाती तो मार्केट आने वाले दिनों में नीचे जा सकती थी या ज़्यादा ऊपर ना जाती, क्योंकि पीटीआई के दौर में स्टॉक मार्केट ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और शायद पीटीआई हुकूमत की इस तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी लाई जाए। खैर, ना नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुई और ना कामयाब, बल्कि सरप्राइज मिल गया। इसके बाद मार्केट एक दिन काफ़ी नीचे आई और 2 दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ और मार्केट को बेयकीनी भी पसंद नहीं। तो जैसे ही ये फैसला आएगा और मसला हल हो जाए, यानी बेयकीनी ख़त्म हो जाए, तो फिर मार्केट फैसला करेगी कि उसने अब क्या करना है। वैसे मार्केट के बारे में कुछ अंदाज़ा हमारा भी है। अब पीटीआई की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, ये तो तय हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कि इलेक्शन ही होंगे तो मार्केट अगली हुकूमत बनने तक शायद रेंज बाउंड हो जाए या थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए। अगर फैसला आए कि नो कॉन्फिडेंस दोबारा की जाए और पीटीआई के सब कार्ड्स खत्म हो जाने के बाद पीडीएम की हुकूमत बन जाए तो मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमारा भी यही ख्याल है कि बड़े सरमायाकारों को नून लीग का दौर पसंद है। लेकिन मार्केट के सिलसिले को अब सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, बल्कि अगले इलेक्शन के बाद के हिसाब से भी देखना है। अगर अगली हुकूमत पीटीआई की बनी तो हो सकता है मार्केट आने वाले महीनों में भी मुश्किलात का शिकार रहे। इसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका की धमकी सच्ची है तो पीटीआई हुकूमत दोबारा बनने के बाद आईएमएफ प्रोग्राम ख़त्म भी हो सकता है, यूरोप का जीएसपी स्टेटस ख़त्म हो सकता है, फैटफ में ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और इन सब वजूहात की बिना पर डॉलर भी ऊपर जा सकता है। इन सब मामलात से मार्केट पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। कोई शक नहीं, अमेरिका बहुत तरीक़ों से पाकिस्तान को इक्तिसादी नुकसान पहुंचा सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। असल में उन्होंने कर्ज मांगने वालों को भिखारी कहा। अगर हम इनकी बात को इस तरह देखें कि कर्ज मांगने वाले शर्तें नहीं रख सकते, तो मैं इनकी इस बात से इत्तफाक कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें कर्ज मांगने वाला या इनके बकौल भिखारी बनाने में इन जैसों का ही हाथ है, यानी तमाम पिछली हुकूमतों का, कि कर्ज लेकर गलत किया और फिर कह रहे हैं कि इन्हें एक और मौका दिया जाए। कमाल नहीं है? खैर, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं और ना ही हम पीटीआई के सपोर्टर हैं, हम तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। अब अगर अगली हुकूमत पीटीआई की ना हुई तो पीडीएम के लीडर जो बातें कह चुके वो तो मतलब अमेरिका के आगे लेट चुके हैं। अमेरिका इन बातों से खुश हो जाएगा कि हमारे हुक्मरानों ने खुद को भिखारी तस्लीम कर लिया है। सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, फैटफ से निकल जाएंगे, जीएसपी स्टेटस कायम रहेगा और भी फायदे होंगे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। एक और बात भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने वाले और उसे चलाने वाले बड़े प्लेयर्स कहलाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स ज़्यादा नून लीग और पीपीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जब से पीटीआई की हुकूमत आई स्टॉक मार्केट को बहुत प्रेशर में रखा गया, जो बड़े प्लेयर्स ही कर सकते हैं। अगर आप SCS ट्रेड की वेबसाइट से पीटीआई की हुकूमत के दौर में फिपी लिपि डाटा देखें तो पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स ने नेट में ज़्यादा बेचा और इंडिविजुअल्स ने ज़्यादा खरीदा। रोशन डिजिटल का बहुत हाथ है इसमें, और उससे पहले के 2 सालों का डेटा अवेलेबल है, जिसके मुताबिक पिछली हुकूमत में म्यूचुअल फंड्स ने नेट में ज़्यादा खरीदा। अब कल्प्रिट का अंदाज़ा तो आप खुद ही कर सकते हैं। मानो हर तरफ से इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जैसा कहा कि हम पीटीआई के सपोर्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, बस एक तज्जिया पेश कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के आने वाले दौर में भी स्टॉक मार्केट ज़्यादा फलती फूलती महसूस नहीं हो रही। अगर पीटीआई की हुकूमत दोबारा आई तो उन्हें अपनी स्टॉक मार्केट की पॉलिसीज़ का जायज़ा लेना पड़ेगा, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट को जानबूझकर गिराना चाहते हैं उनके इरादे नाकाम हो जाएं। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो बाहर के मुल्कों से भी और लोकल भी और सरमाया स्टॉक मार्केट में आएगा। असल में नून लीग वाले तो खुद बिजनेसमैन हैं, इसलिए वो इस तरफ तवज्जो ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन पीटीआई ने भी तवज्जो दी
कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जिसकी वजह से कंपनियों ने पिछले साल में रिकॉर्ड बिजनेस किया और उसके बावजूद मार्केट नीचे जा रही है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि कुछ खास इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लिया जिसकी वजह से मार्केट ना चल सकी। शायद उन्होंने ये सोचा कि जब पीडीएम की हुकूमत आएगी तो फिर पैसा डालेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी और झूठा बयान लेकर आएंगे कि पीडीएम के आते ही इकोनॉमी अच्छी हो गई। अफसोस दर अफसोस। अपने तज्जिए के हक में एक और बात पेश करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पिछले साल अगस्त से उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और पिछले साल जुलाई अगस्त से ही मार्केट ज़्यादा दबाव में है। मतलब शायद बड़े प्लेयर्स जानते थे कि मुल्क में क्या होने वाला है, महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसीलिए अब अगर पीटीआई की हुकूमत दोबारा आ गई तो भी हमें लगता है कि मार्केट को प्रेशर में रखा जाएगा और अगर ऊपर किसी टाइम पे ले भी गए, क्योंकि उन्होंने पैसे भी तो इन्वेस्टर्स ने कमाने होते हैं, ऊपर ले जाएंगे फिर ज़्यादा नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ठीक से बहाल ना हो सके। खैर ये तो सिर्फ अंदाजे हैं, ये बातें सच भी हो सकती हैं, गलत भी, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है और हमें ये वक्त बताएगा। हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो हो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। सिर्फ स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने की नीयत से हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। अब मुद्दे पर आते हैं। पहला शेयर वही है जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। जब हमने पहले इसका एनालिसिस किया था तो उस दिन इसकी कीमत थी 62 रुपये 46 पैसे। 6 अप्रैल को इसकी कीमत है 75 रुपये 15 पैसे। इस बीच ये 5 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी दे चुका है। मतलब मुनाफा निकालने के लिए इसकी कीमत बनी 80 रुपये 15 पैसे। इस मंदी में भी 2 महीने में 28% का मुनाफा तो हो चुका है। ज़बरदस्त। ये कहना मुश्किल होता है कि कौन सा शेयर किस वक्त चले, तो हम इसकी कीमत के बढ़ने का क्रेडिट नहीं ले सकते। अब हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी कीमत नीचे हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आम इन्वेस्टर समझें कि भाई इतना ऊपर तो जा चुका है और कितना ऊपर जाएगा, और वो इसको बेच दें या ना खरीदें और बड़े इन्वेस्टर्स इसको और ऊपर ले जाएं। असल में हमने ये देखना है कि क्या इस कीमत पर भी ये शेयर लेना अच्छा है या नहीं। जो इसके पिछले साल के रिजल्ट आए उसके मुताबिक तो इसकी कीमत EFERT के आसपास होनी चाहिए और EFERT 92 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें, 2021 में इसकी EPS थी 16 रुपये 32 पैसे और पूरे साल में डिविडेंड दिया 16 रुपये 30 पैसे, यानी जितना कमाया सारा शेयर होल्डर्स में बांट दिया। ये होती है अच्छी कंपनी की निशानी। अब सोचें, अगर 2022 में भी इसकी कमाई इतनी ही हुई तो आज की शेयर प्राइस 75 रुपये 15 पैसे के हिसाब से इस पर डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड से कमाया गया मुनाफा बनेगा 22%। तो अभी भी ये शेयर बहुत अच्छा है। यानी 22% मुनाफा तब होगा जब 1 साल के बाद भी इसकी कीमत हुई कम से कम 75 रुपये 15 पैसे। अब अगर इस कंपनी का मुनाफा इसी साल की तरह जारी रहा और शेयर की कीमत कम होते होते 60 पर भी पहुंच गई तो भी आपको 1 साल के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल आम हालात में हम नहीं समझते कि अब इस शेयर की कीमत इतनी कम होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो हमने पिछली वीडियो में एडवाइस की थी वो बात समझ ली है कि उन्हें अब डिविडेंड वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। खुदा ना खास्ता मुल्क या दुनिया में कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए फिर कुछ कह नहीं सकते। अब हमने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी करनी है कि क्या 2022 में ये इतना मुनाफा जारी रख सकता है कि नहीं, और क्या पे आउट भी वैसा ही होगा या नहीं। इसके लिए हमें ये देखना है कि इसने माजी में कितना डिविडेंड दिया और मुस्तकबिल में कितना डिविडेंड देने की सलाहियत रखता है। 2021 से पहले इसने ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि इनकी EPS भी कुछ कम थी। 2021 में कंपनी के कारोबार में तेज़ी आई। ये एक केमिकल बनाते हैं PVC और दुनिया भर में इसकी कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ, तो इसकी सेल्स भी बढ़ी और मुनाफा भी, मतलब अमाउंट में सेल्स बढ़ी। और इससे बढ़कर ये कि मुनाफा इन्होंने बांटा भी, वरना पिछले सालों में जितना मुनाफा कमा रहे थे वो उतना बांट भी नहीं रहे थे। तो हम अपना तज्जिया सिर्फ 2021 के पे आउट को देख के कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये इसी तरह का पे आउट अगले सालों में भी जारी रखेंगे। इनका इरादा बदल जाए तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि ये एंग्रो ग्रुप की कंपनी है और वो अपनी कंपनियों में ज़्यादातर बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। फिर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें PVC की प्राइसेस को देखना है। investing.com पर चेक करें
तो पीवीसी की कीमत इस वक्त है 9,376। पिछले साल ये कुछ अरसे के लिए 14,000 तक भी पहुंच गई थी। मई 2020 में इसकी कीमत थी 6,000। अब आप इस कंपनी में सरमायाकारी करें तो पीवीसी की कीमतों का हर हफ्ते जायजा लेते रहें। अगर तो पीवीसी की कीमत 8,000 से ऊपर रही तो उम्मीद है इस कंपनी का मुनाफा इसी तरह बढ़ेगा, लेकिन अगर कहीं ये नीचे आने लगी तो मुनाफे में कमी हो सकती है और फिर पेआउट में भी। तो दोबारा कहते हैं कि पीवीसी की कीमतों का अंदाज़ा लगाते रहिए, लेकिन हम नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा कम होगी। अब अगर पीवीसी की कीमत कम होती है और अगले साल इनका ईपीएस 16 की बजाय 12 हो जाता है और ये 12 का 12 डिविडेंड दे दें तो वो भी आज की शेयर की कीमत के हिसाब से 16% मुनाफा होगा। इसलिए हमारा ख्याल है कि इस कीमत पर भी ये शेयर खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे खरीदें और ये नीचे चला जाए तो फौरन परेशान नहीं होकर बेचना, क्योंकि वापस आने की भी उम्मीद लगी रहेगी और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हमें बहुत अच्छी नजर आ रही है। आज ही इसने नोटिस भी दिया है कि 2022 के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स 18 अप्रैल को अनाउंस करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा तो जल्द फैसला कर लें। हम आने वाले दिनों में जिन शेयर्स का जायजा लेंगे उनमें से 3 नाम हम पहले ही बता देते हैं, क्योंकि उनमें अगले 2-3 दिनों में भी तेजी हो सकती है, तो आप पहले ही खुद इसका एनालिसिस कर लें। एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो पावर कादिरपुर। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं, शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के हवाले।